सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास से रिलेटेड। और ये इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त लेवल का ये आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अंतिम प्रहार सिलेक्शन इस बार हो जाओ तैयार, केवल सीरियस छात्र के लिए है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन लेकर आया है जो एकदम अच्छे लेवल का है। और गाइस, मैं यही कहूंगी कि मैं टोटल 85 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी केवल सीरियस स्टूडेंट है वो इस चीज को पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि खुद के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो क्वेश्चन को इतना सॉल्व कर पाते हैं। तो 85 है और पूरा एंशियंट हिस्ट्री बेस्ड है, पूरा एंशियंट से रिलेटेड है। और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसका एंशियंट हिस्ट्री उतना सही नहीं है, वो लोग तो खास कर देखे, क्योंकि वो लोगों को बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले, जैसे एसएससी जीडी का, एमटीएस का, जितने भी वैकेंसी आने वाले वहां से तो कुछ क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही है एंशियंट हिस्ट्री से। तो यहाँ से आपको प्रश्न दिखाई देंगे और बहुत अच्छे लेवल का, और यहाँ से मिलेंगे भी आपको प्रश्न। तो चलिए, मैं बिना देर के स्टार्ट करती हूँ। और एक बार और, कि अगर आप लोगों का जितना भी प्रश्न अगर करेक्ट होता है तो प्लीज उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको इंडियन हिस्ट्री कितने अच्छे से आते हैं और कौन कौन ये स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा सीरियस है। तो प्लीज चलिए, देखिए और समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्रयुक्त भाषा प्राचीन काल में कौन थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राह्मी या ऑप्शन डी खरुष्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत जो था वो करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। जो मानव जो पहले धातु प्रयोग की थी वो कौन सी धातु थी? तो ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये मानव द्वारा पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल है जो पाकिस्तान में, याद रखिएगा एक स्थल जो पाकिस्तान में। तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आलमगीरपुर या ऑप्शन डी हड़प्पा। तो गाइस, मैं ये भी बोल रही हूँ कि लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या जो जितने भी है, यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में या कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये सारे प्रश्न आते हैं। और यहाँ से आपको वो सारे प्रश्न मिलेंगे और आपका जितना भी कंफ्यूजन होगा वो बहुत सारा क्लियर होगा। और मैं यही कहूंगी कि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको पूरा देखिए और 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको चीजें रिवाइज हो सके। और जितना ज्यादा रिवीजन होगा आप सक्सेस की तरफ उतना ही ज्यादा जाएंगे। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चंद्रद्रो या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो। और गाइस, यहाँ पे पूछ रहा है कि विशाल स्नानागार कहाँ था, और अगर अन्नागार पूछ दे तो वो हड़प्पा में था। विशाल अन्नागार जो था वो हड़प्पा में था और विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो मैंने पिछले में बताया था कि मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। और इसमें क्या है कि वैदिक लोगों का, आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखिएगा। आप लोग क्या करते हैं कि सीधे पढ़ लेते हैं और एग्जाम में गलत टिक करके चले आते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी तांबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तांबा जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में वन व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए श्रमिक गतिहीनता के लिए, ऑप्शन बी श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, ऑप्शन सी आर्थिक उत्थान के लिए या ऑप्शन डी व्यवसाय श्रम विभाजन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, व्यवसाय श्रम विभाजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त,
ऑप्शन सी कुषाण या ऑप्शन डी कान्हा वंश जो है हमारा प्राचीनतम है। तो याद रखिएगा जो हमारा सबसे प्राचीनतम राजवंश है वो है मौर्य। मौर्य जो है वो हमारा सबसे प्राचीनतम राजवंश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रेयसी था। तो देव नाम प्रेयसी किसका था? तो ऑप्शन ए मौर्य राजा अशोक का, या ऑप्शन बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य का, या ऑप्शन सी गौतम बुद्ध का, या ऑप्शन डी भगवान महावीर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मौर्य राजा अशोक का जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है गाइस, या फिर हड़प्पा की निवासी जो भी है। मैंने बोला ही था कि मैं क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा लाई हूँ, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा आपके हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जीडी का दे रहे हो या एमटीएस का दे रहे हो या यूपी पुलिस बिहार पुलिस किसी भी चीज का दे रहे हो, ये बहुत हेल्प करेगा। और आपका जितना भी अंदर आपने जितने भी पढ़े हुए हैं वो बहुत ज्यादा, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपका वो माइंड भी बहुत ज्यादा क्लियर करेगा और आपका इस पे एक अच्छी पकड़ बनेगी और आप अच्छे नंबर को स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए क्या है कि कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कि हड़प्पा के निवासी थे। तो ऑप्शन ए ग्रामीण थे, या ऑप्शन बी शहरी थे, या ऑप्शन सी खानाबदोश थे, या ऑप्शन डी जनजातीय थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सबको पता है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि हड़प्पा के जो निवासी थे वो शहरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था। तो सबसे पहला कौन खोजा गया था, भले पुराना किसी को पता हो या ना हो, बट सबसे पहले कौन सा खोजा गया था ये सबको पता है। तो ऑप्शन ए हड़प्पा, या ऑप्शन बी पंजाब, या ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, या ऑप्शन डी सिंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो सबसे पुराना है और सबसे पहले इसे खोजा गया था वो हड़प्पा था, बाद में मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है। तो ऑप्शन ए सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी महाकाव्यों का अध्ययन, या ऑप्शन डी भूगोल का अध्ययन। तो पूरा लेख विद्या जो है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शिलालेखों का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। तो या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में से क्या नहीं मिला है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको क्या नहीं मिला हड़प्पा में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए नालिया और कुएं, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी धन्यगार, या ऑप्शन डी शिखर सहित मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, शिखर सहित मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ये तो बहुत ज्यादा वीवीआई है, तो आपको हमेशा पूछा जाता है, चाहे मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा हो, इसके बारे में ये पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन ए लड़काना, ऑप्शन बी मोंटोगोमेरी, ऑप्शन सी सिंध, या ऑप्शन डी उधमपुर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदड़ो जिस जिले में स्थित है वो है लड़काना जिला। तो याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग, या नव्य पाषाण युग, या पूरा पाषाण युग, या लौह युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग जो थी वो हड़प्पा सभ्यता की युग थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन ए, ये तो कतई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसे याद रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में आपको देखने को ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, या ऑप्शन डी कृषि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो, बहुत लोगों को लगता है कि उस टाइम व्यापार ज्यादा होता था इसलिए उन लोग का मुख्य व्यवसाय व्यापार है, जो कि ये कतई गलत आंसर है। और पशुपालन भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों ही गलत आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कृषि जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। व्यापार और पशुपालन था बट ये मुख्य व्यवसाय नहीं था उन लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 70 कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सप्त सिंधु या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसमें जो थोड़ा अलग लग रहा है सिंधु से रिलेटेड वो यही है कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सप्त सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबारा लोथल यानी कि गोदीबारा जो है जो लोथल में है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गुजरात। ये तो बस मैं बोल रही हूँ कि आप लोग पढ़ते तो इसे पता होगा कि कितना ज्यादा और कितना अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, और मैं इसलिए बोल रही हूँ टोटल 85 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके आप देखिए कि आपको कितना ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का सिंधी में क्या अर्थ है बताइए। ऑप्शन ए दुष्ट आत्माओं का शहर, ऑप्शन बी पशुपति का आहार, ऑप्शन सी शिव की भूमि या ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है ये बहुत ज्यादा पूछता है, जो मृतकों का टीला जो है ये मृतकों की टीला इसमें मिला था वो। तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये सभी को पता होगा कि बहुत ये हमेशा ये देखने को मिलते हैं कि ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी रावी नदी या ऑप्शन सी यमुना नदी के किनारे या ऑप्शन डी सिंधु नदी के किनारे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 ये तो बहुत टाइम ये देखने को मिला, ये बहुत ज्यादा, ये तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूंगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था या पुराना नाम क्या था, ये पूछता ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कथा सिर्त सागर या ऑप्शन बी जय संहिता या ऑप्शन सी राज तरंगिणी या ऑप्शन डी भारत कथा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मैं ये बोल रही हूँ कि गाइस ये जो क्वेश्चन है ये एक बार बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, जो कि जय संहिता है। ये इसका प्रीवियस है, मैं इसलिए बोल रही गाइस कि अब ये जितना भी क्वेश्चन है ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे चाहे किसी भी एग्जाम का हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती के लिए या ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मिट्टी के पात्र के लिए ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय संगीत का उद्गम किसने किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय जो संगीत का उद्गम है वो किसमें खोजा जा सकता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद की संहिता में, ऑप्शन बी यजुर्वेद की संहिता में और ऑप्शन सी सामवेद की संहिता में या ऑप्शन डी अथर्ववेद की संहिता में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि सामवेद की संहिता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अथर्वण या ऑप्शन डी श्रेष्ठी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, श्रमण के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये भी क्वेश्चन तो हर एग्जाम को देखने को मिले थे, तो मैं इसे भी वीवीआई करूंगी। और अगर मैं ये भी बोलूंगी कि प्लीज आप क्वेश्चन को देखते रहिए और प्लीज इसे सॉल्व करते रहिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर जो है वो करेक्ट हो रहा है, ताकि मैं भी या आपको खुद भरोसा होगा कि आपने जितना पढ़ा है आप कितनी चीजों को कवर अप कर पा रहे, कितनी चीजों पे आपकी अच्छी कैपेसिटी, आप चीजों को कितना अच्छा कर पाए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा और जो सब्जेक्ट आपका कम ये होगा उसमें आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि उसको आप बेहतर कर सके और एग्जाम में सिलेक्शन पा सके। तो ऑप्शन ए है हमारा कि सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंगा
या ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो गैस बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कनिंघम और दयाराम साहनी के बीच कंफ्यूजन रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो ऑप्शन ए चार्ल्स मैसन, या ऑप्शन बी कनिंघम, या ऑप्शन सी एम व्हीलर, या ऑप्शन डी पी एस वत्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। तो इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? गाइस ये भी मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दूंगी कि प्लीज अब जो लोग भी देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये एंशियंट हिस्ट्री से सिर्फ इसी में पूछता है। हर एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज गाइस। तो इस पर ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चावल, या ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। तो वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो आपको पता होगा कि तंबाकू जो था वो अंग्रेजों के टाइम में आया था। तो ये वैदिक काल लोगों को नहीं था इसका ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन ए जौ और चावल, ऑप्शन बी दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन सी चावल और दाल, और ऑप्शन डी सब्जियां और फल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दूध और इसके उत्पाद। ये जो है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी? किस नदी के निकट? तो ये गई जिस सहारे में मैं बोल रही हूँ पहले भी कि मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आई हूँ, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ताकि वो हर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो और बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा लगे कि मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का सच में लेकर आया है। तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सरस्वती नदी, या ऑप्शन सी गंगा नदी, या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक थी गाइस, जिसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हड़प्पाई स्थल यानी मांडा, मांडा जो है किस नदी के किनारे था? तो ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी रावी, या ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चेनाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कठोपनिषद में जो है इसी में उल्लेखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जादू वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र जो दिए गए हैं वो अथर्ववेद में दिए गए हैं। तो जादू से रिलेटेड जो दिया गया है वो अथर्ववेद में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कोटदीजी, या ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लोथल के साथ जो है वो सीधा समुद्र व्यापार होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन हल का टेराकोटा तो किससे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी हड़प्पा, या ऑप्शन डी लोथल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बनवाली से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन बी नदी की मुख्य भूमि का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, या ऑप्शन डी जीवन का टीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम
मृतकों का टीला कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न देखने को भी मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी लोहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लोहा जो था वो हड़प्पन में नहीं पाया गया था, वो वैदिक काल के बाद लोहा पाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर लोहा होगा। और इसलिए मैं गाइस बोल रही हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चन लाई हूँ आपको वो सारे हर एग्जाम के कोई ना कोई क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसलिए पूरा इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई? तो ऑप्शन ए मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी की सभ्यता या ऑप्शन सी फारस की सभ्यता या ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसमें नर्तकी की मूर्ति मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 सतुघई यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी तिब्बत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदयत्री का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि लोहा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए चट्टान से निर्मित, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती के लिए या ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो लोथल जो था वो बंदरगाह के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदयत्री का भाग नहीं है? तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैं पीछे आपको देखने को मिला होगा, जिसका करेक्ट आंसर था अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42 कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये लोथल अभी जस्ट बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43 कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठान से कौन सा वेद संबंध रखता है? अभी पिछले में मैं बताई थी कि जो जादू वादू से संबंध रखता है वो अथर्ववेद रखता है। तो धार्मिक अनुष्ठानों से कौन सा वेद रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो अभी मैंने जस्ट लोथल के बारे में बताया था कि लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। तो उसी टाइप से ये क्वेश्चन है कि धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन ए चट्टान से निर्मित, ऑप्शन बी बंदरगाह से या ऑप्शन सी जल संरक्षण से या ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जल संरक्षण के लिए। गाइस ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी पता होगा कि ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसमें क्या है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं और मैं इसमें आपको सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए मैं लाई हूँ। और आपको प्रीवियस ईयर भी देखिएगा तो बिल्कुल यही पैटर्न बेस है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपके क्लियर होंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसे पूरा देखिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर, तो वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे। तो इसमें हालांकि इसमें तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो ऑप्शन ए ब्रह विवाह, ऑप्शन सी गंधर्व विवाह, ऑप्शन सी दैव विवाह या ऑप्शन डी आर्ष विवाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गंधर्व विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की
क्वेश्चन नंबर 46 कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए कृषि नगर, ऑप्शन बी धार्मिक नगरी, या ऑप्शन सी व्यापारिक नगरी, या ऑप्शन डी तटीय नगरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यापारिक नगरी जो थी वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी यमुना, या ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ये भी बहुत वीवीआई है कि हड़प्पन समय के रथ जो था वो उसकी एक प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन ए लड़काना, ऑप्शन बी मेंटगोमरी, ऑप्शन सी दैमाबाद, या ऑप्शन डी उधमपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दैमाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैमाबाद जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई थी? तो ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई कि वैदिक युग के सभ्यता के बारे में जो सूचना दी गई थी वो किस वेद में दी गई थी? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, और ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा जो व्यवहार में नहीं लाई गई थी वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए मृद भांड, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, या ऑप्शन डी लुहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी वो था ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लोहारगिरी। लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1921, या ऑप्शन डी 1922। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1921। बहुत लोग इसमें लगाकर 1942 में लगाकर चले आते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1921 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 कि सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो मैं इसीलिए बोली कि बहुत सारे जो है बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट चीज मिलेंगे, और बहुत हर एग्जाम के लिए ये जो मैं लाई हूँ प्राचीन हिस्ट्री से रिलेटेड, ये हर एग्जाम के लिए बेनिफिट है गाइस, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो मैं कोशिश यही कीजिएगा आप लोग कि प्लीज इसे 2 से 3 बार देखिए और अच्छे से रिवाइज करिए ताकि आप लोग के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो ऑप्शन ए हमारा कि पशुपति इंद्र और देवी माता, ऑप्शन बी पत्थर पेड़ और पशु, ऑप्शन सी विष्णु और लक्ष्मी, ऑप्शन डी शिव और शक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पत्थर पेड़ और पशु जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कि आर्यन जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ था? तो ये मैं बोल रही हूँ कि मैं सारी चीज को बहुत अच्छे से लाई हूँ, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है गाइस, प्लीज इसे सॉल्व करिए और देखिए कि आप लोगों को कितना आता है और कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी सप्त सिंधु, या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सप्त सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबारा लोथल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पाकिस्तान, या ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कि आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था आधारित थी। तो वन व्यवस्था किस पे आधारित थी? ऑप्शन ए शिक्षा पर,
ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, या ऑप्शन डी प्रतिभा पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, व्यवसाय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऑप्शन ए संयुक्त परिवार प्रणाली, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी वन व्यवस्था, या ऑप्शन डी विवाह प्रथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वन व्यवस्था की जानकारी नहीं थी ऋग्वेद काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यजुर्वेद में है जो शुद्ध यज्ञ के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अथर्ववेद में आपको जादू से रिलेटेड दी गई है। तो ये सब प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ कि जुरैसिक काल माना गया पूरी तरह वृक्षीय फांसिल कहाँ पाया गया? तो ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन सी बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी रामगढ़, या ऑप्शन डी बहादुरगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद। ये हमेशा हर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कि भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए वैदिक कालीन के लिए, ऑप्शन बी मौर्य चित्रकला के लिए, ऑप्शन सी गुफा शैल चित्र के लिए, या ऑप्शन डी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गुफा शैल चित्र के लिए भीमबेटका। याद रखिएगा जो भीमबेटका है वो गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। मैं जानबूझ कर इतना बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये देखने टाइम भी आधा चीज आप लोगों को याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। तो प्लीज इसे मैं बार बार बोले कि थोड़ा सीरियस तरीके से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम है और 2024 में आप लोगों को लेना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 त्रिपिटक डैश डैश धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ये भी बहुत विधि आई है कि त्रिपिटक जो है वो किसका धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन बी बौद्धों का, ऑप्शन सी सिखों का, या ऑप्शन डी हिंदुओं का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो त्रिपिटक है वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो ऑप्शन ए सही विश्वास, ऑप्शन बी सही ज्ञान, ऑप्शन सी सही दृष्टि, या ऑप्शन डी सद आचरण। तो इसमें क्या करेक्ट त्रिरत्न नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही दृष्टि। बाकी ये तीनों जो है हमारा त्रिरत्न है, ये भी याद रखिएगा। ये जो सही विश्वास, सही ज्ञान और सद आचरण ये हमारा त्रिरत्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक एक युग्म सावधान मिला था? तो किससे मिला था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चंद्रहुदड़ो, और ऑप्शन डी लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो लोथल। लोथल जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लोथल से ही युग्म सावधान मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गिरिय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन सी दक्षिण एशिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो रूस है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कि अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो ऑप्शन ए दयालु बुद्ध से,
ऑप्शन बी राधा कृष्ण लीला से, ऑप्शन सी जैन तीर्थकर से, या ऑप्शन डी महाभारत युद्ध से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अजंता की चित्रकारी जिससे प्रेरित थी वो था दयालु बुद्ध से प्रेरित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 कि भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध प्राण कहाँ त्यागे। ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, या ऑप्शन डी कुशीनगर। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है बोध गया में, या किसी किसी को सारनाथ में कंफ्यूजन होता है। ये दोनों ही एक्चुअल में ये रॉन्ग है, ये दोनों ही रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कुशीनगर। तो कुशीनगर में है भगवान बुद्ध ने प्राण त्यागे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कि महाभारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवंतिका के नाम से महाभारत का कौन सा क्षेत्र है जो जाना जाता था। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रुहेलखंड, या ऑप्शन डी मालवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मालवा। मालवा को है जो अवंतिका के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार का मृद भांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो किसको माना गया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए चित्रित धूसर बर्तन, ऑप्शन बी उजले काले पॉलिश युक्त बर्तन, ऑप्शन सी गेरू रंग वाले मृद भांड, या ऑप्शन डी काले और लाल वाले बर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था जो विशेषता किसके लिए था। तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के लिए, ऑप्शन बी जैन धर्म के लिए, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म के लिए, या ऑप्शन डी तंत्र में। तो ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई है गाइस। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बौद्ध धर्म में नालंदा विश्वविद्यालय में विद्या का एक महान केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो कहीं कहीं पे ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कहीं पे यहाँ पे गणराज्य की जगह पे आपको कुल भी दे देगा, या पूछ लेंगे कि गौतम बुद्ध जो थे वो कौन से कुल के थे, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, और कभी कभी गणराज्य रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ऑप्शन ए सीबी, ऑप्शन बी साके, ऑप्शन सी सारसेन, या ऑप्शन डी सबरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, साके। तो कभी कभी ये जो पूछता है कि किस कुल के थे तो साके कुल के थे, और अगर पूछे किस गणराज्य के थे तो साके गणराज्य के थे। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। तो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कलहन, ऑप्शन बी मैत्रेयी, ऑप्शन सी कालिदास, या ऑप्शन डी पाणिनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पाणिनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म से जो है वो कौन सा मठ संबंधित है। ऑप्शन ए डाकमा, ऑप्शन बी चैत्य, ऑप्शन सी खंकवा, या ऑप्शन डी अगेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो चैत्य है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे प्लीज ध्यान में रखिएगा कि जो है बौद्ध धर्म अशोक जो है वो किस बौद्ध धर्म साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, या ऑप्शन डी बृहदत्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उपगुप्त इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की
क्वेश्चन नंबर 74 कि बौद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, या ऑप्शन सी कपिल वस्तु, या ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बोध गया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी राजगीर, या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो ये भी बहुत टाइम ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि बौद्ध परिषद जो है वो प्रथम बार कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजगिरी में जो है बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, राजगीर में प्रथम बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इस पूत शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूत शब्द का, ये गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन ए है मृत्यु, ऑप्शन बी है प्रथम उपदेश, ऑप्शन सी है जन्म, या ऑप्शन डी है गिरि त्याग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु जो है वो ये जो शब्द है मृत्यु, ये गौतम बुद्ध के जीवन की घटना से आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो कौन सा संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म से नहीं है? तो ऑप्शन ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी दिगंबर, या ऑप्शन डी थेरवाद। तो ये महायान और हीनयान ये सब जो है ये सारे हैं, तो कौन से नहीं होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें क्या पूछा है कि बौद्ध धर्म का नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दिगंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल देखने को मिले हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, ये देखने को मिलते ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलभद्र, ऑप्शन सी चरवाक, या ऑप्शन डी जमाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जमाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 कि वर्धमान यानी महावीर और किस नाम से विख्यात थे? तो ऑप्शन ए जेना, ऑप्शन बी महान शिक्षक, ऑप्शन सी महान प्रचारक, या ऑप्शन डी जैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिब्बत में बौद्ध का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिब्बत में जो बौद्ध प्रचार किए थे वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए नागा अर्जुन, मैं इसको हटा देती हूँ, आप लोगों का क्वेश्चन सी हो चुका है। तो ऑप्शन ए नागा अर्जुन, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी असंग, या ऑप्शन डी पदा संभव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैसे आप यहाँ तक अगर आ गए होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि मैं क्वेश्चन किस लेवल का लाई हूँ और आप लोगों को कितना ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये ऑल एग्जाम के लिए है। और इसमें वो सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर में देखने को मिले होंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसे अच्छे से देखिएगा और इसे कोशिश करिएगा सॉल्व करने का, और 1 से 2 बार और देखिएगा ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके और आप अच्छे से अपने मार्क्स को स्कोर कर पाओ। तो चलिए ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी संगीघता, ऑप्शन डी कुंडग्राम, या ऑप्शन डी भांडवपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कुंडग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी ब्राही, या ऑप्शन डी प्राकृत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाली इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं गाइस बोल रही हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए, प्लीज इसे अच्छे से रिवीजन करिएगा। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी विराग, या ऑप्शन डी निष्ठा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अहिंसा जो है तो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है गाइस। तो बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी कपिल वस्तु में या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो बौद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा और प्लीज बहुत सारा प्यार देते रहिएगा। अगर कुछ गलती हो गया होगा तो प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।